नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए विषय के साथ विषय की शुरुआत करेंगे और यह है सबके महत्व का विषय है। हालांकि बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए और एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए तो ये डायरेक्ट परीक्षा के उपयोगी है। वैसे ये ऐसा विषय है जो सामान्य नागरिक के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए भी महत्व का विषय है, जानने का विषय है। पिछली कक्षाओं में हमने चुनाव प्रणालियों और निर्वाचन प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें हमने बात की थी कि लोकतंत्र आज के युग का एक महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में माना जाता है। हालांकि ये प्लेटो से लेकर के आज तक जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसमें लोकतंत्र जो है वो चर्चा का विषय रहा है। और इस लोकतंत्र के मुख्य रूप से दो रूप माने जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी इसकी चर्चा की है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है, उसको हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और उसी क्रम में हमने विभिन्न चुनाव प्रणालियों के बारे में और सामान्य जो उससे संबंधित शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी थी, उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक इसके अर्थ की बात है, शब्द व्युत्पत्ति की बात है, तो लोकतंत्र जो है अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द, आंग्ल भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। और दूसरा जो इसमें शब्द लगा है क्रेसी या क्रेटिया, वो शब्द का अर्थ है शासन या सरकार। इस तरह से यदि हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसका मूल अर्थ ये हुआ कि ये जनता का शासन है। और यदि हम कुछ परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो हमको लोकतंत्र का जो अर्थ है, मूल अर्थ, वो बिल्कुल सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। और इसमें सबसे एक पॉपुलर डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसी तरह से हम लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा को उद्धृत कर सकते हैं। और लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। एक और इसी तरह से परिभाषा है, प्रोफेसर डाइसी ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। सीले के शब्दों को उद्धृत हम कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। तो इन जो डेफिनेशन है, इनका यदि हम सारांश लें तो उसका तात्पर्य यही निकलता है कि ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम जो शासन सत्ता का सूत्र है वो जनसाधारण के हाथों में रहता है, ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा के अनुसार और जनता के हित साधन के उद्देश्य से बनाई जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसको क्रियान्वित किया जा सके। कहने का मतलब है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन शक्ति अंतिम रूप से जनता के पास निहित होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से उसमें प्रयोग करती, भाग लेती। चूँकि आज विशाल जनसंख्या वाले
राष्ट्रीय राज्य हैं तो उसमें ये संभव नहीं है कि जनता स्वयं शासन प्रक्रिया में संपूर्ण जनता भाग ले पाए। तो ऐसे में जनता अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन शक्ति का प्रयोग करती है, तो उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र जो है प्लेटो के ज़माने से ही चर्चा का विषय रहा है, और हालांकि उस समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन उसको हम सच्चा लोकतंत्र नहीं कह सकते। उस ज़माने में समाज दो भागों में डिवाइडेड था, विभाजित था, स्वतंत्र जन और दास। तो स्वतंत्र जनों को ही नागरिक माना जाता था और उन्हीं को ही राजनीतिक और न्यायिक अधिकार थे। बाकी बहुसंख्यक भाग को नागरिक नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि वृद्धों को, महिलाओं को, दासों को नागरिक नहीं माना जाता था। और दूसरी खास बात यह है कि प्राचीन जो यूनानी नगर राज्यों में लोकतंत्र का रूप प्रचलित था, उस का जो तात्कालिक स्वरूप था उसको आदर्श शासन प्रणाली नहीं माना जा सकता था, और इसी आधार पर प्लेटो ने भी लोकतंत्र की निंदा की है। और उनका ये पॉइंट था, उनका ये बिंदु था, तर्क था कि जनसाधारण इतने शिक्षित नहीं होते कि वो सर्वोत्तम शासकों या सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों का चयन कर सकें। लोकतंत्र के अंतर्गत जो वाक्पटु लोग हैं, वाग्वीर लोग हैं, वो जनसाधारण को प्रभावित करके वोट बटोर लेते हैं और इस तरह सार्वजनिक पद प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ये लोग बहुत ही स्वार्थी और सर्वथा अयोग्य होते हैं और वो राज्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, ये प्लेटो का मानना है। इसी प्रकार अरस्तु ने भी लोकतंत्र को बहुत सारे लोगों का शासन, रूल ऑफ मैनी के रूप में पहचाना है, और अरस्तु ने अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर जो संविधानों का वर्गीकरण या राज्यों का वर्गीकरण जो किया है, उसमें शासन प्रणालियों को सामान्य और विकृत यानी भ्रष्ट दो श्रेणियों में रखा है। उसमें लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को उसने भ्रष्ट शासन या विकृत शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है। अरस्तु ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकता था जिसमें सब व्यक्तियों की विवेक शक्ति और गरिमा जो है समान हो। अरस्तु का ये विश्वास था कि समाज में कुछ गिने चुने श्रेष्ठ, कुलीन, संपन्न, बुद्धिमान, विवेकशील, प्रतिभाशाली लोग होते हैं, जबकि बहुसंख्यक जो लोग हैं, जनसाधारण, इन गुणों से शून्य होता है। ऐसे में लोकतंत्र निर्धन, ज्ञानहीन, गुणहीन लोगों का शासन है, इसलिए वो उत्तम कोटि का शासन नहीं हो सकता। और अरस्तु ने फिर उसका विश्लेषण करके और मध्यम वर्ग के शासन, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के गुणों को मिक्स करके उन्होंने मिश्रित संविधान को श्रेष्ठ शासन बताया है। उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। ये अरस्तु को पढ़ते वक्त विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन आज के आधुनिक युग में 16वीं शताब्दी से विश्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और उसमें बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों का जिक्र कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई है 1688 में, जिसमें राजाओं और संसद के झगड़े की स्थिति समाप्त हुई और बाद में ये तय हुआ कि संसद ही सर्वोच्च शक्ति है। दूसरी एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई अमेरिकन क्रांति, जो 4 जुलाई 1776 में होती है, और ये अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की इसमें घोषणा की थी। इस तरह से एक फ्रेंच क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, और इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जय घोष किया था।
उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है 18वीं-19वीं शताब्दी के शुरू में जो बड़े आविष्कार हुए उसमें एक औद्योगिक क्रांति होती है, जिससे यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों में क्रांति की शुरुआत होती है और नए विचार आते हैं। इस तरह से रूस की क्रांति होती है 1917 में, और दुनिया के सामने एक दूसरा नया मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ क्रांतियाँ होती हैं, और इस डेवलपमेंट के बाद जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, या ये कहें कि उदार जो लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत होती है, उसमें उसके कुछ खास लक्षणों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोकतंत्र का जो अर्थ और परिभाषा का जो प्रतिपादन किया है, उसके बाद हम ये देखें कि लोकतंत्र के जो विभिन्न पहलू क्या हैं, उनके विभिन्न स्वरूप या आयाम क्या हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली या राज्य प्रणाली नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के विविध पहलू हैं, विविध स्वरूप हैं। जब तक हम उनको नहीं जाने, तब तक जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके संपूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप है। राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है ये बहुसंख्या का शासन है। और एलन बाल नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसके कुछ लक्षण बताए हैं उदार लोकतंत्र के, कि इसमें एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और सभी दलों और नागरिकों को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार होता है, उसके आधार पर चुनाव समय समय पर होते हैं। दबाव गुटों और ऐच्छिक संगठनों को कार्य करने का अवसर मिलता है। मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। न्यायपालिका की स्वाधीनता इसमें होती है। तो ये लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप है। दूसरा है लोकतंत्र का सामाजिक स्वरूप। इसमें इस लोकतंत्र का मूल मंत्र है समानता। लोकतंत्र में जाति, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुरुष, महिला, सबल, निर्बल, सामाजिक दृष्टि से सभी समान समझे जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही महिलाओं और पिछड़े वर्गों को कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित स्तर पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। तीसरा है लोकतंत्र का आर्थिक स्वरूप। लोकतंत्र का एक आर्थिक पहलू भी होता है, और सच्चे लोकतंत्र में आर्थिक शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन होता है। और 10 दिसंबर 1948 को जो यूएनओ में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, उसमें भी कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित न किया जाए। नागरिकों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और भौतिक विकास के अवसर मिलें। इसके अलावा हर सदस्य के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापे के कारण जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो, राज्य की ओर से ऐसे लोगों को सहायता होनी चाहिए। श्रमिकों को मजदूर संघों के गठन की आज़ादी हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की स्थिति हो। इन उपयुक्त 3 पहलुओं के साथ साथ लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो है मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में हिंसा के स्थान पर तर्क और विवेक की प्रधानता होती है। और एक सच्चा लोकतंत्री मानव वह है जो दूसरे के विचारों को आदर करता है, सम्मान देता है।
एक विद्वान हुए हैं वॉल्टेयर, और उनका कथन एक समाचार पत्र में भी आता है वॉल्टेयर का कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, पर आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा। तो यही है कि एक सच्चे लोकतंत्र में दूसरे के विचारों को सुनने की, उनके आदर की स्थिति होनी चाहिए। विरोधी के प्रति भी इसमें सम्मान का भाव रखता है ये। और इस संदर्भ में मैक्सी के कथन को हम उद्धृत कर सकते हैं। वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नुक्शा या नियम नहीं रह गया है, वह एक मात्र सामाजिक व्यवस्था भी नहीं है, ये तो एक खास तरह की जीवन पद्धति की खोज है। तो इस तरह से लोकतंत्र के विविध पहलू होते हैं। लोकतंत्र केवल एक शासन या राज्य प्रणाली नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्वरूप हैं। और जब इन सभी आयामों की व्यवहार के धरातल पर क्रियान्विति होती है तो वो सच्चे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति हम मान सकते हैं। इसके बाद हम लोकतंत्र के और विशेषकर जो उदार लोकतंत्र है, लिबरल डेमोक्रेसी है, उसके लक्षणों पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में उसके गुण दोष आलोचना, इसके साथ ही लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और लोकतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।